खून खराबा कैसे हो गया। यहां पर सेना की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि मारना उसे है और बैठा उसी में है, इसलिए हमारी जान भी जा सकती है। यहां तक कि जब ऑपरेशन हो, एक गौरा देवी है, वो जाकर पेड़ में से चिपक जाएंगे, ले काट दे तू काट दे। अब बताइए कोई आदमी को हिम्मत है काय के चिपका बिहार बाल बचा। बिल्कुल शांत रहना है आप लोगों को। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कि जो जेपी नारायण थे वह अब दिल्ली में जनसंग्रह के लिए पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में जनसंग्रह के लिए पहुंचकर वहां पर वो एक बहुत विशाल रैली का आयोजन किए हैं, जो कि अभी तक उस समय तक इतना बड़ा रैली नहीं देखा गया था ना। और वहां पर वो उनका प्रयास यही है कि यहाँ का जो पीएम है यानी कि इंदिरा गांधी, वो इस बात को समझे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है देश में। 1971, 72, 73 इन सभी में क्या लोगों को फेस करना पड़ा है। बेरोजगारी, मानसून सही से नहीं आया है, भुखमरी की हालत पड़ी हुई है, इन सभी इतना सारी प्रॉब्लमों से जनता झेल रही है और सरकार कहाँ बहरी पड़ी हुई है। ये चीज जनवाने की वो कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने शुरुआत आंदोलन का किया था, तभी ये बात कहे थे कि इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बिहार तक ना करके इस आंदोलन को पूरे देश तक ले जाना है। इसीलिए वो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किए थे कि प्लीज आप लोग किसी प्रकार से हिंसक गतिविधि मत कीजिए, अहिंसक आंदोलन को रखिएगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तब तक एक ऐतिहासिक फैसला आता है जो कि 12 जून 1975 को, जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, यानी उनके इलेक्शन को क्या घोषित कर दिया जाता है, इलीगल घोषित कर दिया जाता है। इलीगल घोषित कर दिया जाता है बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इलीगल घोषित कर दिया जाता है। अब क्या था, इतना बात होते ही अब विपक्षी दल और अन्य दबाव समूह जो था उनका संघर्ष और मांग तेज हो जाता है। अभी तक जो जेपी नारायण थे वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड करते थे बिहार के मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका, अब्दुल गफूर, उनके जो है वह इस्तीफे की मांग करते थे। लेकिन जैसे ही ये ऐतिहासिक फैसला आता है, अब जो है इंदिरा गांधी को रिजाइन करने के लिए, यानी इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए आंदोलन तेज हो जाता है। यानी अगर हम बात करें, टर्निंग पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि यहां के बाद आंदोलन और तीव्र हो जाता है। आंदोलन मीन्स जनसंघर्ष, जनसंघर्ष और तीव्र हो जाता है। ठीक है, अब जनसंघर्ष इतनी तीव्र हो जाती है कि अब सरकार के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। जिधर सरकार जाए, जिधर सरकार का स्थान हो, जिधर ऑफिसेज हो, जिधर कहीं सार्वजनिक जगह हो, जिधर फील्ड हो, उधर पता चलता है कॉलेज, स्कूल, इन सभी जगहों पे, यूनिवर्सिटी, सभी जगहों पे सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है, सरकार इस्तीफा दे। अभी तक बिहार की सरकार के, बिहार के छात्र मांग करते थे कि बिहार की सरकार इस्तीफा दे। लेकिन अब पीएम की मांग होने लगी कि पीएम तो इलीगल तरीका से जीता हुआ है, तो फिर इसको पीएम बनने का हक कोई नहीं है, ये पीएम बना कैसे। इसी वजह से आंदोलन तीव्र हो जाता है और डिमांड होने लगता है कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दो। इससे इंदिरा गांधी पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और इंटरनल अशांति, यानी कि उसको कहें तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। चारों तरफ संघर्ष ही संघर्ष, चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन, इतनी आंदोलन चल रही है कि बस उसको काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब यहां पर उनको लगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बन सकता है, और वो उपाय है राष्ट्रपति शासन लगाना। इसीलिए इसके बाद जो अगला काम किया जाता है, 25 जून 1975 को इमरजेंसी अप्लाई कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, फखरुद्दीन अली ना। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फखरुद्दीन अली के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। अब यहां से सारे लोगों का मौलिक अधिकार खत्म हो गया, सारे लोगों का मौलिक अधिकार समाप्त हो गया, और जितने आंदोलन करने वाले नेता थे सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया। समझ रहे बात ना, यहां से सभी लोगों का आंदोलन। लेकिन आपके पुस्तक के अकॉर्डिंग
यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर क्या किया जा रहा है, जन संघर्ष को दबाया जा रहा है। जन संघर्ष को दबाया जा रहा है किसके आड़ में, इमरजेंसी के आड़ में। इमरजेंसी के पीछे जन संघर्ष को दबाने की कोशिश है, ठीक है। इसके बाद अब सभी लोगों को एक और बहुत अच्छा, इसमें एक बहुत ही बुरा नियम लगाया गया जिसको कहा गया निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी जिसकी आलोचना आज भी सरकार करती है। यह एक पूरी तरीका से मान लीजिए कि इसको कहा जाएगा डिक्टेटर, यानी कि तानाशाही। तानाशाही वही ना कि आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए और हम पूछे भी ना कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, बस वही ये नियम था। यानी किसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल शांति। इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि ताकि इंटरनल शांति बना रहे। वो न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमको गिरफ्तार क्यों किया गया, हमको बेल दिया जाए, हम बाहर जाना चाहते हैं। सरकार जब तक चाहे तब तक उसको जेल में रख सकती है। इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटी की गई निवारक नजरबंदी की तरह। यानी मीन्स उस नेता को नजरबंद कर दिया गया। उस नेता को माना गया कि डिस्टरबेंस के लिए मूल कारण है, ये रहेगा तो हल्ला गुल्ला करवाएगा, संघर्ष करवाएगा, इसीलिए इसको जेल में डालो, इसको हटाओ सामने से, सभी लोगों की नजर से अंध कर दो इसको ना। इस तरह की चीजें जो है वह अपनाया गया। इसके बाद इन सभी चीजों को अपनाते अपनाते आगे बढ़ता है टाइम। लगभग 18 मंथ का इमरजेंसी रहता है। इमरजेंसी के बाद जनवरी 1977 में इमरजेंसी खत्म कर दिया जाता है। इमरजेंसी को एंड कर दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है लोकसभा इलेक्शन के लिए। 1977 के जनवरी में डिक्लेयर कर दिया जाता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो है पूरी तरीका से एक अगर कार्यकाल की बात करेंगे इंदिरा गांधी का, तो उनका कार्यकाल भी अब समाप्त हो चुका था, अब करवाना ही था। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि वही इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की। यहाँ पर हो सकता है ना, वाई रीजन टू डिक्लेयर इमरजेंसी, आखिर इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की। उस समय भी कह देती छोड़ देते हैं हम, चलो अब से इलेक्शन कराते हैं, या फिर कुछ दिन बाद इलेक्शन अब से होता, आखिर इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों की। तो यहाँ पर सीधा एम उनका ये था इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, ताकि इमरजेंसी के माध्यम से ये जो विद्रोह कर रहे हैं लोग ना, ये जो विद्रोह कर रहे हैं लोग, इनको शांत करा दें और अपने काम करने के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से लोगों को जीत लेंगे और नेक्स्ट सत्ता में क्या आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। यानी वह इमरजेंसी को जनता के लिए पॉजिटिव मानती थी, लेकिन जनता इमरजेंसी को क्या मानती थी, निगेटिव मानती थी। समझ रहे हैं ना। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये हम इमरजेंसी लगा देंगे तो ये लोग चुपचाप हो जाएगा, अब खाली काम पे काम करेंगे, और जब काम पे काम करेंगे तो लोग हमसे खुश हो जाएंगे। लेकिन इनको यह पता नहीं था कि यह संघर्ष को दबाना लोगों के लिए कितना दिक्कत हुआ, कितना लोग गुस्सा हो गए आपसे कि आप इतना लोकतंत्र में होने के बाद भी आप किसी का बात नहीं सुनिएगा, आप इतना मनमाना आदमी हैं। समझ में आ रहा है ना। ऐसी से इंदिरा गांधी का हत्या जब स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाला का हत्या कर दिया गया था, पंजाब की बात है, तो उसी ने एक सिख गार्ड ने इंदिरा गांधी का हत्या किया था, और वही सिख गार्ड ने और सिख समुदाय के कुछ लोगों ने इनको कहा था कि ये पीएम नहीं, ये डाइन है। समझ में आ रहा है ना, ये पीएम नहीं, ये भारत के लिए डाइन है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्वर्ण मंदिर है वो सिख समुदाय का सबसे पवित्र जगह है। जो स्वर्ण मंदिर है सिख समुदाय का सबसे पवित्र जगह है, अमृतसर में है, ठीक है ना। इसका केस अगर अलग से इस पर डिसीजन होता तो हम बताते, बस इसमें बीच में बता देते हैं कि इंदिरा गांधी ने कितना बड़े बड़े फैसले को लिए। और इंदिरा गांधी जब इस फैसले को ले रही थी, बिल्कुल आप शांत रहिए, इंदिरा गांधी जब इस फैसले को ले रही थी कि हम जो है स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन चलाएंगे, और बहुत बड़े उग्रवादी संगठन, भिंडरावाला उसका नाम था, एक भिंडरावाला एक संगठन था ना, उसका एक जो उसका मुखिया था उसका नाम था भिंडरावाला ना, वह इतने बड़े संगठन को संचालन करता था कि उससे पंजाब सरकार भी डरती थी, पंजाब सरकार भी डरती थी। लेकिन उसको पता था कि इन उग्रवादी संगठन को हमें खत्म करना है, और उस उग्रवादी संगठन को जब इस सरकार ने खत्म करने का कोशिश किया, जब उस उग्रवादी संगठन को सरकार ने खत्म करने का कोशिश किया, तब वह उग्रवादी संगठन जो है वो कहां जाके छिपा, स्वर्ण मंदिर में। क्योंकि अब वो आस्था का प्रयोग किया, वह आस्था का प्रयोग किया, और आस्था के माध्यम से सोचा कि स्वर्ण मंदिर में अगर सेना दाखिल करके खून खराबा कर देती है
तो मतलब पूरे सिख समुदाय जो है उससे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र जगह में खून खराबा कैसे हो गया। और यहां पर सेना की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मारना उसे है और बैठा उसी में है, और बीच में जो भी गोली चलाएगा उसको तो मारना ही पड़ेगा। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब बैठक बुलाया था और थल सेना के अध्यक्ष को, यानी आर्मी के अध्यक्ष को बुलाया था, तो उसने कहा था हमको पता है कि इस ऑपरेशन के लिए हमारी जान भी जा सकती है। और यहां तक कि जब ऑपरेशन हो गया था, यानी भिंडरावाला फाइनली मारा गया स्वर्ण मंदिर में, जब उसे गोली से मार दिया गया, उसमें बहुत सारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लगभग 27-29 सैनिक शहीद हो गए थे। हमारे जो बॉर्डर पे आर्मी है वो 29 आर्मी मारे गए थे हमारे देश के लोगों के द्वारा ही। बस यही था कि हमको तुम क्यों छेड़ रहे हो। उनका यह था कि देश में तुम लोग अशांति फैला रहे हो, देश में किसी का सुरक्षा और किसी का भलाई करने के लिए सरकार है, सेना है, तुम लोगों की क्या आवश्यकता है, कुछ संगठन की क्या आवश्यकता है, वो भी वो संगठन जो टोटली AK-47 पर आधारित हो, AK-47 लेकर के टोटली आधारित हो। अब सुनिएगा, ये मारे कैसे गए? मारे ऐसे गए कि अब मान लीजिए कि बाहर सैनिक खड़ी है, और बाहर सैनिक खड़ी होकर के स्वर्ण मंदिर के बाहर, और वो बार बार अनाउंस कर रही है कि कृपया आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा कहा गया था कि आप अंतिम तक प्रयास कीजिएगा कि वह आत्मसमर्पण कर दे। आप मंदिर में घुस करके कभी भी आप ऐसा काम ना कीजिएगा। अब सुनिए और बात ऐसा था कि मंदिर में जितने आए थे वहां पे पूजा करने के लिए, यानी कि जितने वहां पे उनको कहा जाए तो जितने भक्त वहां पे पहुंचे थे उस मंदिर का पूजा करने के लिए, उस व्यक्ति का पूजा करने के लिए नहीं, उस मंदिर के पूजा करने के लिए जितने भक्त पहुंचे थे उनको बंदूक के दम पे रोक कर रखा गया, ताकि सरकार का सैनिक जो है वो अंदर घुस ना पाए। इसलिए ना घुस पाए कि इतने लोग 200-500 लोग अंदर हैं, अगर हम जाते हैं तो कम एक को मारने के चक्कर में 10 मरेंगे, और ये बहुत बड़ा, इसीलिए सरकार का सैनिक जो है वहां से लौट जाएगा। इंदिरा गांधी जो है इतनी खतरनाक फैसला ली थी, इसीलिए उनको जो है वह कहा जाता है कि आयरन लेडी, उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और वही एक और बात, इंदिरा गांधी जो थी वो अपने नाम के आगे मैम नहीं सर कहलवाना पसंद करती थी ना, वो अपने आप को एक यंग आदमी के समान समझती थी, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े वो फैसले ली थी, ठीक है ना। अब आइएगा आगे की बातों पे। हम लोग इस मुद्दा पे, जब इंदिरा गांधी का चर्चा आया है तब हम बता दिए हैं, लेकिन आइए इस मुद्दा पे। यहाँ पे सबसे क्लियर मुद्दा ये है कि यहाँ पे जन संघर्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। जनवरी 1977 में जब चुनाव होता है, चुनाव डिक्लेयर होता है और सभी विपक्षी दल को रिहा किया जाता है, तो जनता पार्टी के नाम से सभी विपक्षी दल जो है एक क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। जनता पार्टी के नाम से संगठन बनाते हैं, और इस संगठन जो है चुनाव में उतरता है, चुनाव लड़ता भी है बहुत अच्छा तरीका से, और चुनाव के परिणाम ये जन संघर्ष को दबाना। और इस चुनाव का परिणाम क्या होता है, 542 में से 330 सीट जो है वह किनको प्राप्त होता है, जनता पार्टी को प्राप्त होता है। जनता पार्टी को 330 सीट प्राप्त होता है, और इंदिरा गांधी हार जाती हैं। यहां से एक बात सीखिएगा कि जन संघर्ष को कभी दबाया नहीं जा सकता लोकतंत्र में। यही आपका चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका, जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा किस तरह से काम करती है, यही तो आपका चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, जन संघर्ष को दबाई, हार का सामना करना पड़ा ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, तब जाकर के इनका। और इस समय पीएम कौन बने, पीएम कौन, मोरारजी देसाई। इस समय पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है ना। पीएम मोरारजी देसाई बनते हैं। अच्छा, मोरारजी देसाई के पीएम बनने के बाद सरकार चला कुछ दिन, सरकार सही से चला, लेकिन 1989 आते आते सरकार में अनस्टेबिलिटी, 1979 आते सरकार में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और सरकार क्या हो जाता है, टूट जाता है, सरकार टूट जाता है। और सरकार टूटने के बाद अब बनते हैं पीएम, वो भी बनते हैं हेल्प ऑफ द कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनते हैं। और इस समय बनते हैं चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह जो है अभी पीएम बनते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है, ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है। और फिर 1980 में डिक्लेयर कर दिया जाता है लोकसभा चुनाव के लिए, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी अगेन पीएम बन जाती है। इस चुनाव में फिर से आयरन लेडी पीएम बन जाती है। देख रही हैं पावर लड़की का, कुछ दिन बीता नहीं सबको हटा के फिर आ गई। ये ताकत होता है। और आप लोग समझती हैं हम लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं जी आप लोग, हल्का में लेने लायक है आप लोगों को, हिला दीजिएगा पूरा दुनिया को, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद 1980 में अगेन पीएम बन जाती है इंदिरा गांधी। जब अगेन पीएम बन जाती है इंदिरा गांधी, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये कैसे हुआ। आखिर एक बार जनता नकारा, फिर जनता एक्सेप्ट भी कर लिया। जनता तो बड़ा खेल खेल रहा है, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, यहाँ पे कमी हुआ। क्या? जो ये सरकार में अनस्टेबिलिटी दिखी ना, इससे जनता नाराज हुई। ये सरकार में जो अनस्टेबिलिटी दिखी, अरे भाई जब तुम सरकारें बनाते रहोगे, तोड़ते रहोगे, बनाते रहोगे, तोड़ते रहोगे, तो विकास कब करोगे? पता चला कि मंत्री ये बना, फिर मंत्री वो बना, और आपको पता होगा एक मंत्री के लिए जिंदगी भर के लिए पेंशन देना, ये सभी चीज़ कितना कॉस्टली होता है। अगर 1 घंटा के लिए कोई मुख्यमंत्री बन गया ना, उसका जिंदगी भर के लिए पेंशन तय हो गया। अब उसको कोई टेंशन नहीं है। जितना एक अच्छा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, 4-5 साल मेहनत करके कोई सरकारी जॉब लेगा और उतना 80-90 हज़ार 1 लाख रुपया पेमेंट कमाएगा, वो पेंशन कमाएगा उतना उसको पेंशन मिलेगा। उसको हमेशा के लिए एक गार्ड मिल जाएंगे, बिहार पुलिस, इतना सुविधा मिल जाता है। 1 घंटा के लिए भी अगर सीएम बन गया तो तब जब ऐसे ही अनस्टेबिलिटी चलता रहेगा, वो तो जनता इसलिए सुविधा दिया कि चलो भाई आप जनता की सेवा करते हो तो तुमको सुविधा देते हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि 4-4 दिन पे आप बदल दीजिए और सबको सुविधा देते रहिए, तो फिर काम कब कीजिएगा? बात समझ में आ रहा है ना? इससे नाराज हो गई जनता, नाराज हो गई, अगेन इंदिरा गांधी को चुनी। सोचिए कि चलो इंदिरा गांधी ही बेटर है, कम से कम स्टेबल सरकार तो चल रहा था। चलिए, ये था आपको बिहार का छात्र आंदोलन यानी जेपी आंदोलन, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद अगला हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे, अगला आंदोलन पढ़ के हम लिखवाएंगे इसको। आइए दोनों आंदोलन को लिखवा करके कहानी खत्म कर देंगे। अगला आंदोलन जो है हम लोगों को पढ़ना होगा चिपको आंदोलन, ठीक है ना। अगला आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। अच्छा लगेगा आप लोगों को चिपको आंदोलन। इसमें भी आप लोग देखिएगा ना, हम इतिहास पढ़ के हमको यही लगा, इतिहास पढ़ के, सही बता रहे हैं, शांत हो जाइए आप लोग, इतिहास पढ़ के हमको यही लगा कि समाज जो है सिर्फ ये फालतू का हवा बना दिया है कि आदमी जो है वह मजबूत होता है, सबसे मजबूत औरत होती है। अभी चिपको आंदोलन में देखिएगा, एक गौरा देवी है, वो जाकर पेड़वे से चिपक जाएंगे, ले काट दे तू काट दे। अब बताइए कोई आदमी को हिम्मत है कि काहे के चिपको, बिहार बाल बच्चा बड़ परिवार बड़ा, काहे के चिपको, काट उठ दिया सन तब। वो जो पेड़ कटा रहा था ना, वो जाकर चिपक गई। ढाले इन पेड़वे के, काट के दिखाओ तू, अगर कटले तो हमू कटनी। मतलब पेड़े सब कुछ था उनके लिए, और कुछों का मतलब सब भुला गई कि बाल बच्चा टूर हो जिया सन का होई, वो सब भुला गई, बस पेड़वे हमार सब बा। चलिए अब ये समझ आया ना, अब चिपको आंदोलन समझाएंगे, ठीक है ना। चिपको आंदोलन भी मजा आएगा। अरे उस बुक में प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है, उससे क्या मतलब है? जान लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, बोलिए क्या। देखिए 1973 में चिपको आंदोलन हुआ, और 1900 सुंदरलाल बहुगुणा का, देखिए अब जब इसको चिपको आंदोलन को समझिएगा ना, तो सुंदरलाल बहुगुणा का योगदान समझ में आएगा, गौरा देवी का योगदान समझ में आएगा कि गौरा देवी भी इसका योगदान है इसमें। सुंदरलाल बहुगुणा का क्या योगदान था चिपको आंदोलन में, वो भी समझेंगे। चलिए आइए आप शांत हो जाइए, आइए चिपको आंदोलन समझते हैं।
देखिए, ये जो चिपको आंदोलन की घटना हुई थी, कृपया आप सभी लोग शांत हो जाएं, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आपको फायदा होगा भाई। आपस में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको सुनना बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट बातों पे हम लोग आते हैं। क्या नेक्स्ट बात है कि ये जो चिपको आंदोलन की बात हम लोग कर रहे हैं आज, ये घटना उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक गांव है जिसका नाम है रेनी गांव ना, और जिला पड़ता है चमोली ना, जिला का नाम है चमोली जिला। चमोली जिला के रेनी गांव की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि यह कहां पे हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला के रेनी गांव में, रेनी गांव में हुआ था। अब सुनिएगा, एक्चुअल पूरा कहानी सुनिएगा चिपको आंदोलन का कहां से शुरू हुआ। देखिए क्या हुआ था कि रेनी गांव के पहाड़ों के पास जंगल थी, ठीक है। वो जंगल के लकड़ी का डिमांड कर रहे थे गांव वाले लोग, वो जंगल के लकड़ी का डिमांड कर रहे थे गांव वाले लोग। हम उधरे पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है ये एकदम कोई भी कहानी को आप लोग फॉलो के साथ चलने नहीं देंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि दिमाग है या पागल है। इसको पागलपन समझ लेगा यार कोई, ऐसे पागल करता है। पागल क्या करता है, बात करते 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 चले दूसरी जगह की बात निकाल देगा, उसके बात में फॉलो नहीं रहता है। यानी बात वह उस ढंग से नहीं करेगा ताकि आप कंप्लीट समझ पाए। बात करेगा अभी मम्मी क्या बात करने लगेगा कहीं और का, बात करेगा किसी चीज का, फिर बात हंसने लगेगा। तो ये तो पागल का गुण है। और क्यों आप लोग अपना पागलपन दिखाते हैं? कॉन्सेंट्रेट होइए ना, एक चीज जब पढ़ाई हो रहा है तो उसी की चीज के बारे में सोचिए। एक एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको इतना अपने प्रोजेक्ट में मन लगता था कि अपने शादी ब्याह के दिन भुला गए। आप लोग शादी ब्याह के दिन 1 साल पहले से याद रखिएगा, 4 दिन पहले घर छुट्टी लेकर पहुंच जाइएगा। शादी बाजा तनी बहुत सही हल्दी उर्दी लगावे के बना, सब काम बना, कोई ना लगाई तो अपनों से पोत पात लीजिएगा। क्या गारंटी बा। चलिए आइए, इसके बाद जो है ये घटना हो रहा है उत्तराखंड के चमोली जिला के रेनी गांव में। क्या हुआ था यहां पर, क्या हुआ था कि गांव वालों ने डिमांड किया कि हमें जो है वह खेती बाड़ी के इक्विपमेंट बनाने के लिए, खेती बाड़ी के हथियार बनाने के लिए हमें जो है वह लकड़ी काटने की इजाजत दी जाए। लेकिन सरकार इनकार कर दिया। सरकार बोला कि नहीं, लकड़ी नहीं काटना है। अब कुछ समय बाद ही सरकार जो है वह एक कंपनी को अलॉट कर देता है, जो कंपनी खेल कूद का सामान बनाती थी, बैट बनाती थी, विकेट बनाती थी और तरह तरह की चीज़ें बनाती थी। उन सभी को अलॉट कर देता है और उनको इजाज़त दे देता है कि आप यहाँ से लकड़ी काट सकते हैं। यानी अंगू का पेड़ वहाँ पे था। अंगू का पेड़ जिसका इस्तेमाल किया जाता है खेल कूद के सामग्री बनाने के लिए, थोड़ा मजबूत होता है, तो अंगू का पेड़ काटने का इजाज़त दे दी। अब यहाँ से नागरिकों को दिक्कत हुआ। नागरिक बोले अरे मतलब इतना बेवफा है, मेरा बात नहीं माना और उनका बात मान रहा है। मतलब हम इन लोगों को कर रहे हैं कि वो कर रहा है। मतलब 2 व्यक्ति का बात मान लिया, इतना व्यक्ति का बात नहीं माना, तब तो ये हम लोगों के लिए नहीं उन लोगों के लिए ना है। इसीलिए संघर्ष शुरू हो गया, सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया। और उसके बाद जाकर के 1973 में गांव वालों ने सबसे पहले संघर्ष किया। और गांव वालों ने संघर्ष किया और डिमांड किया, संघर्ष के माध्यम से डिमांड किया कि अगर आपको इस वन को देना ही है काटने के लिए तो विदेशी कंपनी को मत दीजिए, कोई दूसरा कंपनी को मत दीजिए, गांव के लोगों को ही ठेकेदारी दीजिए। पहला नंबर बात कि गांव के लोगों को ही ठेकेदारी देना होगा आपको। और दूसरा नंबर बात, एक मिनिमम वेजेज जो अभी के टाइम में चल रहा है उस वेजेज पर लोग यहां काम करें, वो भी गांव के लोग, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले, इधर उधर बाहर न जाए और कुछ समय तक जंगल की कटाई का रोजगार मिले। और एक चीज, गांव के लोग, उनका मानना था, गांव के लोग इस पर्यावरण परिस्थिति को बहुत अच्छा से समझते हैं। उन्हें पता है कि कैसे काटना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चौथा नंबर पॉइंट, ज्यादा पेड़ कटाई से भूस्खलन की प्रक्रिया होने लगेगी। पेड़ जो है वह क्या करता है कि मिट्टी को कटने से रोकता है
अगर यदि ज्यादा आएगा तो बाढ़ और भूस्खलन की प्रक्रिया होने लगेगा, बाढ़ आने लगेगा, भूस्खलन की प्रक्रिया होने लगेगा। इन चीज से बचाव के लिए पेड़ को उतना ज्यादा ना काटा जाए जिससे उत्तराखंड का रेनी गांव संकट में आ जाए। ये 3-4 सरकार से डिमांड करने लगे 1973 में। क्या समझ रहे बात ना? सबसे पहला डिमांड था कि अगर आपको संघर्ष शुरू हो गया, संघर्ष के दौरान डिमांड किया गया सरकार से कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देना ही है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देना ही है तो गांव वालों को दीजिए, गांव वाले को दीजिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देना ही जंगल काटने का तो गांव वालों को दीजिए, गांव वाले उसको काटेंगे, दूसरा कोई नहीं काटेगा, दूसरा कोई इसका ठेकेदारी नहीं लेगा, कॉन्ट्रैक्ट गांव वाले लेंगे। दूसरा नंबर बात, अगर ये काम कर रहे हैं तो पहले आप ये बात फिक्स कीजिए कि जो मिनिमम वेजेज चल रहे हैं, मिनिमम वेजेज मतलब होता है मजदूरी, जो मिनिमम कम से कम सरकारी मजदूरी, जो न्यूनतम सरकारी मजदूरी चल रही है, उन सरकारी मजदूरी के तहत आप यहाँ पर पहले तुलना कर लीजिए। ऐसा ना हो गांव वालों को कम से कम कीमत में यहाँ के ठेकेदार खटाए, वो वाली बात ना हो, बेरोजगारी का कोई फायदा ना उठाए, मिनिमम वेजेज के साथ यहाँ पर लोगों को काम मिले यानी वर्क मिले। 2 नंबर बात था। 3 नंबर इनका डिमांड ये था, 3 नंबर कॉन्ट्रैक्ट गांव वालों को दीजिए, मिनिमम वेजेस दीजिए, और तीसरा नंबर बात था कि पेड़ों का ज्यादा कटाई नहीं होना चाहिए, पेड़ों का ज्यादा कटाई नहीं होनी चाहिए, कटाई नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भूस्खलन, भूस्खलन मतलब होता है पेड़ों पृथ्वी का यानी कि जो भूमि है उसका कटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्या रेनी गांव को झेलना पड़ेगा, ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट था कि यहाँ के परिस्थितिकी, यहाँ के एनवायरमेंट, यहाँ के वायुमंडल को यहाँ के लोग अच्छा से समझते हैं और इसको बचाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ काटना सही कभी नहीं होगा ना। यानी कि वायुमंडल की सुरक्षा के लिए, जलवायु की सुरक्षा के लिए अगर पेड़ पौधा सारा काट दिया जाए तो फिर पूरी तरीके से मानसून अनस्टेबल हो जाएगी, मानसून अनस्टेबल हो जाएगी। क्योंकि कैसे हो जाएगी? अभी आप लोग वेपोरेशन पढ़ रहे थे, वाष्पीकरण पढ़ रहे थे, वाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे थे ना। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से लगातार जाता है ऊपर, क्या जाता है? पानी, लगातार पानी ऊपर जाता है, लगातार पानी ऊपर जाता है। अब मान लीजिए जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पानी नहीं जाएगा, तो पानी नहीं जाएगा तो बादल नहीं बनेगा, तो वहाँ बारिश नहीं होगा, बात खत्म। और जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे पानी जाएगा, वहीं पे बारिश होगा। यानी जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी नहीं होगा। तो इसीलिए जहाँ पेड़ है वहीं बारिश होगा, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बारिश भी नहीं होगा। इसीलिए क्यों नहीं रेगिस्तान में जो है वहाँ पे फुलवारी उग जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में ये प्रक्रिया हो ही नहीं रहा है, यह साइकिल है। नीचे से वेपोराइजेशन होगा, फिर वहाँ पे जमेगा, फिर जमने के बाद फिर टकराएगा, फिर धीरे धीरे वह बूंद बन के नीचे आएगा। यह साइकिल है जिसको वाटर साइकिल कहा जाता है। क्या बात जानते हैं? ये 8th क्लास में वाटर साइकिल पढ़ना था आप लोगों को। चलिए ये चीज हो गया, इतने चीजों का डिमांड किए, इसके बाद भी सरकार मानने पर तैयार नहीं थी और जंगल की कटाई जो है वह चलती रही। यानी अगर हम बात करें तो जंगल की कटाई क्या होती रही? चलती रही। क्या समझ आ रहा है? जंगल की कटाई चलती रही। अब लोग देखते रहे। और यहाँ पर और पता है, यहाँ का ठेकेदार जो बाहरी ठेकेदार आए थे वो क्या करते थे? यहाँ के पुरुषों को, क्योंकि आपको पता होगा कि लकड़ी काटने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनको अगर नशे का लालच दे दीजिएगा, शराब का लालच दे दीजिएगा तो आपका काम कर देते हैं। तो उनको क्या करते थे? बहुत कम से कम मजदूरी देते थे और शाम को शराब दे देते थे। और ये 2 काम करते थे। उनसे क्या मतलब है? घर में आए उनकी जो घर के लड़की लोग हैं, औरत लोग हैं, वो बोल रही हैं कि ये काम बेकार है, ये काम में कम पैसा मिला, लेकिन पी के सुतल है। उनको क्या गम है? सुबह उठेंगे, चल देंगे, काम करेंगे, शाम के मिल जाता थकान दूर, खत्म। इस तरह की चीजें कर रहे थे। इससे महिलाओं को और दिक्कत होने लगा, महिलाओं को और दिक्कत। पहला बात कि ये तो काम इलीगल हो रहा है, हम लोगों के मकसद के अकॉर्डिंग काम ही नहीं हो रहा है, गांव वाले जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ के जितने पीने खाने वाले मजदूर लेवल हैं उन सभी को लोग बहला फुसला कर रख रहा है, शराब उराब पिला रहा है, कोई जंगले में सूत जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। एकदम परेशान कर दिया है जब से यहाँ पे जंगल कटाई हो रहा है। पूरे यहाँ के जो यंग समाज है, यानी यहाँ का जो मजदूर लोग हैं, उनको पूरा बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है ना। क्योंकि उनको तो काम लेना था, काम जैसे भी राजी हो उसको काम लेना है। तो चलिए इसी तरह से बात आ गया 1974। और 1974 में बस जो यहाँ पर गौरा देवी थी, गौरा देवी, ये इन सभी चीजों को देख करके खिसिया गई। इतना अत्याचार होता है, अब ये खिसिया गई, इनका पारा हाई हो गया। अब आपको पता ही होगा कि जब पारा हाई हो जाएगा तो क्या होगा उसके बाद। कब? हाँ, 26 मार्च 1900, कब का बात कर रहे थे? हाँ, 1974, 26 मार्च 1974।
26 मार्च 1974 को गौरा देवी जो है वो जाती है जंगल में, और जो लकड़ी कटाई हो रहा था उसी से चिपक जाती है ना, उसी से जाके चिपक जाती है, उसको धो लेती है पेड़ों को। अब काट, अब जो काटने वाला वो मजबूर हो जाता है, क्या करे, दूसरा पेड़ काटने चला, दौड़ के वो जाके धो ली। अरे भैया ये तो गजब तंग कैली। उनको आदमियों समझाओ तो हट जो छोड़ दे, वो काट ले दे, हम ही काटा था नहीं, अरे ना हटम, इतना हिम्मत बता तू चला दो। इस तरह से लोग मजबूर हो गए, काटने वाले मजबूर हो गए, ठेकेदार मजबूर हो गया, करे तो क्या करे। और ये घटना जैसे ही हुआ ना पूरा फैल गया, क्योंकि यहां पे जान की बात थी। सोचिए जहां पे पेड़ की कटाई चल रही है और वहां पे कहिए या हमको काट दो तब पेड़ काटना, पहले हमको काटो पेड़ काटना। इस स्थिति में ये जो है पूरा उत्तराखंड में फैला और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचा, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचा। तब जाके मौजूदा पीएम इंदिरा गांधी, मौजूदा पीएम जो है वह इंदिरा गांधी 15 वर्षों के लिए वहां के जंगलों कटाई पर क्या कर देती हैं, रोक लगा देती हैं, वहां के जंगल कटाई पर रोक लगा देती हैं। बस यही था आपका ये वाला चिपको आंदोलन, जहां पे हाँ अगर कहेगा कि इसको राष्ट्रीय पहचान किसने दिया, तब कहिएगा कि इसको राष्ट्रीय पहचान देने में जिनका योगदान था उनका नाम था आपको हाँ सुंदरलाल बहुगुणा। नहीं बहुत, अब ये इतना तक तो हो गया। अब बताइए कुछ समझ नहीं है, कुछ इसमें नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। 1973 1974 उसके बाद जो है इंदिरा गांधी उसके लिए कानून ला देती है कि 15 वर्षों तक कोई यहाँ पे कटाई जंगल नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाता है, बात खत्म है यही तक। क्या ये आंदोलन समझ में आ गया? ये समझ में आया आंदोलन ना? अच्छा चिपको आंदोलन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि गौरा देवी जो है उस जंगल की लकड़ी से जाकर क्या हो गई थी, चिपक गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, चिपको आंदोलन। अच्छा ये जो है ये और तुल पकड़ा कैसे? क्योंकि यहाँ के लोगों को शराबखोरी में फंसा दिया गया था, शराबखोरी के लत पकड़ा दिया था। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार आया था बाहर से, वो शराब दे करके ही काम कराता था, जिससे गौरा देवी पूरी तरीके से गुस्सा हो गई। ये घर भी बर्बाद कर रहा है और यहाँ पर वायुमंडल भी बर्बाद कर रहा है, पर्यावरण भी बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से ये काम किया। और इनके साथ ऐसा थोड़े है कि अकेले ही चल गई थी जंगल में, और भी महिला गई थी, लेकिन इन्होंने इसका नेतृत्व किया गौरा देवी ने, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर इनका मुख्य योगदान था, इन्हीं के कृत्य पर, इन्हीं का जो काम किया गया था, उन्हीं काम पर नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ठीक, यहां से समझ में आता था ना कि चिपको आखिर क्यों नाम पड़ा, तो बस क्लियर हुआ। चलिए अब एक और बात है, वो भी छोटा सा आंदोलन है, वो भी समझा के तब लिखवाते हैं। टाइम देख लेते हैं एक बार, नहीं लिखवा देते हैं, क्योंकि फिर लिखवाएंगे नहीं तो फिर आज समझा ही देते हैं, कल लिखवा देंगे तब ना। तीनों को, बिहार का आंदोलन यानी जेपी आंदोलन, और ये चिपको आंदोलन, और उसके बाद दलित पैंथर्स वो भी लिखवा देंगे। तीनों आज तब तीनों को कंप्लीट कर दिए। आइएगा अगला देखिए, पुस्तक में दलित पैंथर्स दिया होगा, आंदोलन दिया है ना। जहां नहीं समझ में आएगा ना, बिना सोचे समझे पूछिए, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। देखिए जो पढ़ने वाला नहीं है ना, वो चल ही जाए तो अच्छा है। अब देखिए अगर चला गया है तो कितना शांति है, नहीं तो रहता तो ढकेला ढकेली, ये वो ऐसे वैसे। चलिए दलित पैंथर्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा, दलित पैंथर्स। देखिए एक बात क्या हुआ था कि लगभग टाइम आ चुके थे 1970 ना, आजादी हो गया था 1950 1947, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 फाइनली ना। आंशिक रूप से नवंबर 1949 में लागू हो गया था ना, लेकिन फाइनली जो है 50 में लागू हुआ। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा इतना दिन होने के बाद भी दलित के रहन सहन में, दलित के लोगों, जो दलित लोग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST समुदाय के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, इनके जो
स्वर्ण जाति के लोग थे, उनका व्यवहार और इनका व्यवहार, इनकी आर्थिक स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति में कोई अच्छा खासा सुधार नहीं दिखा ना। जबकि संविधान में टोटली बात किया गया था, एससी एसटी से आरक्षण के बारे में बात किया गया था, जो है छुआछूत का अंत करने की बात किया गया था, जबकि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मीन्स लोगों को लगा कि ये क्या चल रहा है, संविधान का कोई बात मान रहा है कि नहीं, या खाली फालतू का ये बात है कि संविधान लागू है। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खाली फालतू का ये है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया है। संविधान का कुछ बात लागू हो रहा है क्या ग्राउंड पे? अगर ग्राउंड पे लागू होता तो फिर दलित के साथ छुआछूत क्यों हो रहा है? क्यों लोग दलित के साथ छुआछूत कर रहे हैं? क्यों दलित समाज पीछे है? आज 20 साल दिन बीत गया, 20 साल में कुछ तो आगे आना चाहिए। इन सभी को सोचकर, यानी इन सभी को सोचकर महाराष्ट्र के सिद्धार्थनगर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ पढ़े लोग दलित पैंथर्स नाम से एक संगठन बनाते हैं। अब ये बात बताएंगे कि दलित पैंथर्स जो है कहां से प्रेरित था। ये जो था, जब अमेरिका में, आपको अमेरिका में पता है ना, श्वेत और अश्वेत आंदोलन चल रहे थे। अमेरिका में जात के नाम पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभाव जात के नाम पे नहीं था, बल्कि किसके नाम पे था? रंग के नाम पे था, गोरा काला के बीच था। अब कभी कल्पना कर सकते हैं क्या कि गोरा काला से इतना ज्यादा नफरत करें? नहीं हो सकता है। मतलब अगर गोरा सोचे हम सर्वश्रेष्ठ है, तो सभी लोगों का एक अलग विचार है और उसी विचार के तहत ये सोचा जा रहा है वहां पर। तो उन्हीं का नाम था, उन लोगों ने नाम रखा था अश्वेत पैंथर्स। अश्वेत पैंथर्स ये नाम वो लोग रखे थे, उसी से ये जो है वह प्रभावित था। क्या समझ में आया पैंथर्स? चलिए और हम क्लियर करते चले जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, आजादी के 20 वर्ष बीत गए, आजादी के 20 वर्ष बीत गए थे, लेकिन दलित के आर्थिक स्थिति में जो है कोई सुधार नहीं दिखा। नंबर 1 पॉइंट ये है कारण। अगर दलित पैंथर नाम से इसका स्थापना करने का अगर कोई कारण पूछेगा तो कारण ये इन सभी को लिखिएगा। दूसरा नंबर बात कि इनके साथ भेदभाव कम नहीं हुआ, भेदभाव कम नहीं हुआ। हो गया 3 नंबर, महिलाओं के साथ शोषण, वैसे ही था जैसे पहले था, वैसे ही महिलाओं के साथ शोषण, दलित व्यक्तियों से ज्यादा काम लेना, स्वर्ण व्यक्तियों का वर्चस्व रहना, इन सभी चीजों का। उसके बाद आरक्षण का, जो आरक्षण दिया जाता था नौकरी में, उन आरक्षण का सही से उपयोग ही नहीं हो रहा है, सही से लागू नहीं हो पा रहा है, लागू नहीं हो। अब देखिएगा एक चीज और, इसमें एक चीज और कारण था। ये कब हो गया? 1 नंबर ये था ना, नहीं 1 नंबर ये था, हाँ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये जो थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो था वह भीमराव अंबेडकर से प्रेरित पार्टी था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। कोई उतारिए नहीं ना, हम लिखवाएंगे एकदम A to Z, इन सभी बातों को लिखवाएंगे। बस आप लोग अभी सुनने के मूड में हैं, इसीलिए सुना रहे हैं। हम तो बोल रहे थे लिखने के लिए। सब कुछ जितना बात बताए हैं ना, एक एक चीज आपके कॉपी पे होगा, आप यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, ठीक है। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ये लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो भीमराव अंबेडकर से प्रेरित थी, यानी उनके विचारधारा पे चलने वाली पार्टी थी, ये सपोर्ट करते थे। दलित पैंथर्स ना, दलित लोग, ये दलित पैंथर बनने से पहले की हम कहानी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि दलित पैंथर्स क्यों बना। क्या समझ रहे हैं बात ना? अभी हम इनिशियल बातों पे चर्चा कर रहे हैं कि दलित पैंथर्स क्यों बना। सबसे पहला चर्चा की कि दलित की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरा नंबर था कि उनके साथ भेदभाव कम ही नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है जैसे आजादी के पहले चल रहा था। उसके बाद महिलाओं का शोषण वैसे ही हो रहा है, वहां पे दलित लोगों का शोषण, ज्यादा काम लेना वैसे ही हो रहा है। उसके बाद जो है आरक्षण भी सही से लागू नहीं हो रहा है ना। कॉलेजेस में बड़े बड़े एजुकेशन स्तर पे बड़े बड़े कास्टों का योगदान, वर्चस्व है, यहाँ पे छोटे कास्ट वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जो आरपीआई पार्टी थी, यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि यह भीमराव अंबेडकर से प्रेरित पार्टी थी, इनको ये दलित लोग सपोर्ट करते थे। इनको लगता था कि इनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये जब जीतेगी तो ये हमारा कल्याण करेगी। लेकिन ये आपस में ही उलझ गई और इनको सफलता ही नहीं मिला, जीत ही नहीं मिला, इससे मजबूर हो गए। अब तो कुछ करना पड़ेगा ना, बस खुद उतर के जन संघर्ष करने लगे। और वही जन संघर्ष के लिए एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम क्या था?
दलित पैंथर्स। यह एक पूरी तरीके से युवाओं का संगठन था, युवाओं का संगठन था, पढ़े लिखे लोगों का संगठन था, पढ़े लिखे लोगों और युवाओं का संगठन था। और जहां चले युवा, जहां चले पढ़े लिखे लोग, फिर देश का तो हिलना तय है, देश का हिलना तय है। अभी देश में देखिएगा, जो कांग्रेस जनता पार्टी का स्थापना किया था वह अमेरिका का था, अमेरिका का था नहीं, अमेरिका में रहता था, वहीं पे पढ़ता था ना, भारत का था। अब वो यहां पे आया है। सोचिए, जो पार्टी इतना दिनों से काम कर रही है, वो पार्टी आज 4 दिन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब होता है पूरा अपना मैनिफेस्टो बताना। और वो पार्टी सरकार को सीधा चैलेंज दे रही है कि हम जंतर मंतर पे उतरेंगे। जंतर मंतर दिल्ली में है, जंतर मंतर पे उतरेंगे और डायरेक्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग करेंगे। अब सोचिए, अब सरकार पूरा दहली हुई है कि अब क्या होगा। उनसे पूछा गया कि आप ऐसे कैसे कर लेंगे, मीडिया वाला पूछा आप ऐसे कैसे कर लेंगे, आप क्या कांग्रेस जनता पार्टी के जितने लोग जुड़े हैं उनको सच में कांग्रेस समझते हैं कि बिना इतने लोगों को जुटाए वह कांग्रेस की तरह दिल्ली के अगल बगल जगहों से बिल में कहीं है और निकल के आ जाएंगे तुरंत आपके पास। बोले सब हो जाएगा, मानिए कांग्रेस ही है, बस हम एक आगाह करेंगे और दिल्ली में सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। तब सोचिए, 4 दिन की पार्टी बनाया हुआ, क्यों? इसके साथ युवा का साथ है, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई देगा। कभी न्यूज पे देखिएगा, जब कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन होगा, एक भी बूढ़ा आदमी आपको दिखाई नहीं देगा, सब यंग। और जहां यंग चल दे, हम बोले ना हिलना तय है। अगर 50 को बूढ़ बाजार में घूमस कोई ना पूछे, अगर 50 को नौजवान आदमी अगर बाजार में घूमे, कोई क्या बोले कि हिम्मत नहीं के तू कहाँ जाता ला भैया, जिन्हें जाता उन्हें जाए दो ना, समझ रहे ना। 50 को बूढ़े का बाबा केने चल देनी जा घरे आराम करी जा, नौजवान के कोई कह देवे कि जा घरे आराम करा, टांग के फेंक दे तुरंत, अभी थोड़ा पत्ते नहीं के, चुपचाप जहाँ जाता नहीं हो जाए दो, यात्रा मत खराब करा, ठीक ना। उसके बाद आगे आइएगा ना, ये बात। अब ये कौन लोग थे, ये पढ़े लिखे कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो महाराष्ट्र में, ये वो लोग थे जो महाराष्ट्र के सिद्धार्थनगर, जो महाराष्ट्र के सिद्धार्थनगर में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। और वहीं से ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े हुए थे। ये वो लोग थे। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात बस बताइएगा क्लियर हुआ कि ये कौन लोग थे। अब हम आगे बताएंगे कि इनका क्या इंपैक्ट पड़ा। बस 5 मिनट का और कहानी है, 5 मिनट में फिर छुट्टी हो जाएगा। बस 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए। अगर 5 मिनट भी नहीं धैर्य बना सकते हैं तो आप लोग शैतान से भी बढ़ के हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो होता है वह ये लोग क्या करते हैं कि इस पार्टी की इन लोगों द्वारा इस पार्टी की स्थापना कर दिया जाता है। और डेट था, एग्जैक्टली डेट था 29 मई 1972, ठीक है। इस पार्टी की स्थापना कर दी जाती है और ये पार्टी स्थापना करती है, लगातार संघर्ष करते चली जाती है। ये पार्टी स्थापना करती है, लगातार संघर्ष करते चली जाती है। और इस पार्टी में अगर मेन आदमी का नाम लिखना हो कि किन किन लोगों ने इस पार्टी की स्थापना किया था, तो संस्थापक में एक थे नामदेव थे, और एक थे जर्दन, और एक अगला नाम है बाबूराव। ये तीनों व्यक्ति जो थे इन पार्टी की स्थापना किए थे ना। नामदेव, जर्दन, बाबूराव, ये तीनों व्यक्ति 29 मई 1972 को स्थापना करते हैं। और इनका उद्देश्य था कि, और इन्होंने एक चीज और सुनिएगा, इन्होंने दलित की परिभाषा ही बदल दी। अभी तक समाज में था कि दलित SC/ST समुदाय को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, दलित वो सभी लोग हैं जो इस समाज में शोषित हैं, वो कोई भी हो। दलित वो सभी लोग हैं जिसको समाज सता रहा है, जिसको संपन्न लोग जो हैं गरीब लोगों को सता रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिनको खाने का नहीं है, जो सही से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी लोग दलित हैं। इन्होंने, ये तीनों लोगों ने ये मिल करके इन बातों को करके इस चीजों को बहुत बड़ा कर दिया। क्योंकि अभी तक सिर्फ दलित लोग यानी SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जुड़े थे ना। जैसे ही इनका परिभाषा बदला, जितने गरीब लोग थे, जितने मजदूर लोग थे, सभी लोग जो है वह इनसे ये जो है दलित पैंथर से जुड़ जाते हैं। अब इनका काम क्या था? इनका काम पूरी तरीके से हिंसक और अहिंसक दोनों था। ये तो बात क्लियर है, हिंसक और अहिंसक दोनों था। हिंसक को ज्यादा हिंसक मत मान लीजिएगा। मीन्स अगर कहीं दलित के साथ, कहीं मजदूर के साथ, किसी के साथ अत्याचार होता था ना, ये तुरंत वहां पर पहुंचते थे।
ये तुरंत पहुंचते थे दलित पैंथर्स के लोग, और वहां वे पहुंच करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे और न्याय का मांग करते थे, जिससे सरकार भी अब भय आने लगा था, क्योंकि अब उनको लगा था कि दलित के हर एक एक मुद्दा को बखेड़ा बनाने के लिए कोई संगठन है और उसका नाम है दलित पैंथर्स। ठीक है ना, छोटी से छोटी बातों को भी बखेड़ा बना देगा दलित पैंथर्स, अगर उसको जानकारी लग गया तो। तब जाकर के फाइनली क्या करा जाता है कि यहां पर 1989 में इस टाइम पे हमारे पीएम थे राजीव गांधी। इस टाइम पे हमारे पीएम थे राजीव गांधी। इसने दलित को शोषण के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करते हैं ना, दलित के लिए शोषण के विरुद्ध, यानी कि अगर कोई शोषण करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा, और इस तरह से यानी कि यहां पे शोषण निवारक अधिनियम पारित किया जाता है। शोषण निवारक अधिनियम पारित किया जाता है, जिससे अब जाके कुछ दलित पैंथर्स के जी में जी आता है और थोड़ा सा शांत होते हैं ना। लेकिन आपको यहां समझने वाली बात है कि दलित पैंथर्स का हल्का संघर्ष, यानी संघर्ष 1972 में शुरू हुआ। 1972 में संघर्ष शुरू हुआ और 1989 आते आते केंद्र सरकार भी मजबूर हो गई कानून बनाने के लिए ना। अब यहां पर एक बात और है कि संविधान में ये बार बार यही बात करते थे। अच्छा, इनका डिमांड भी क्या था? हम आपको डिमांड नहीं बताए। डिमांड क्या था सरकार से, ये तो बताए कारण। और अब डिमांड सुन लीजिए, इनका सरकार से डिमांड था, सबसे पहला डिमांड इसका, भेदभाव क्या हो जाना चाहिए? खत्म होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 70, अनुच्छेद 17, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत भेदभाव खत्म होना चाहिए। ये 1949-50 में ही दे दिया गया है, 20 साल हो गया, अभी तक आप लोगों से लागू नहीं हो रहा है। ये क्या सरकार चला रहे हैं आप लोग? ये तो हमारा अधिकार है ना कि हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी आधार पर कोई हमसे भेदभाव नहीं करेगा। कहां से हम बिलोंग करते हैं उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसको अबोलिस्ट पूरी तरीका से करा जाए। इसके बाद आगे अगर आगे बात करें तो यही चीज कि इनके आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए, महिलाओं के शोषण को खत्म किया जाए। महिलाओं के साथ शोषण भी करा जा रहा है ना, महिलाएं मजदूरी कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, इनको खत्म किया जाए और महिलाओं के लिए उचित रोजगार की प्रावधान किया जाए, आरक्षण को सही से लागू किया जाए। और आरपीआई का तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो इसका बात ही नहीं था, क्योंकि ये अपने राजनीति में उलझ चुका था। बस इतना बात हुआ और ये परिणाम दिखा कि 1989 में राजीव गांधी ने शोषण निवारक अधिनियम के तहत कठोर दंड का प्रावधान कर दिया कि अगर कोई करता है तो फिर उसे सबसे बड़ा सजा दी जाएगी। अब सुनिएगा, अब इसी से जब ये पढ़िए रहे हैं तो एक और आता है दलित पैंथर से रिलेटेड कुछ बात है, वो भी जान लीजिए। देखिए, जब 1990 की बात आती है, हम बिहार की बात कर रहे हैं, 1990 की बात आती है, ये बार बार पहले भी बात बताए थे, 1990 की बात आती है तो जैसे हम आप लोगों को चर्चा किए ना, जेपी नारायण चर्चा किए ना, उन्हीं के समतुल्य में उस समय भी एक छात्र नेता पनप रहे थे जिनका नाम था लालू यादव। और इन्होंने जब 1990 में अगर सरकार बना तो सबसे ज्यादा अगर काम किया तो दलित पर काम किया, सबसे ज्यादा अगर इन्होंने काम किया था तो दलित पर काम किया था। इन्होंने बहुत ज्यादा अधिकार दिया और स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट का भी प्रावधान करना कि एससी/एसटी का स्पेशल कोर्ट होगा, ये एससी/एसटी का कोर्ट नहीं थाना होगा, जिसमें ऐसे बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, लेकिन एससी/एसटी का केस बहुत जल्दी आपको रिप्लाई देना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या, तो इस तरीका से हुआ था। और यहाँ पर मान सकते हैं कि ये सरकार जो है इन सभी चीज़ों से सीख लेकर के, इन सभी दलित पैंथर्स और इन सभी संगठनों से सीख लेकर के इनके दिमाग में भी ये चल रहा था कि शायद हम सरकार बनेंगे तो कम से कम हम दलितों के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और इन्होंने दलितों के लिए बड़ा कदम उठाया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आए जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई। अब देखिए सम्राट चौधरी क्या करते हैं। सम्राट चौधरी से कोई खास उम्मीद तो लगता नहीं है ना, लेकिन फिर भी देखिए क्या करते हैं। लेकिन एक बात है कि पढ़े लिखे लोग ही देश का विकास कर सकते हैं, इतना तो बात याद है। और ये इन सभी बातों से आप क्या आपको स्पष्ट निकला, संघर्ष सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा और लोकतंत्र में योगदान बढ़ाएगा। इन सब आंदोलन को बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य संघर्ष को बताना है। देखिए दलित पैंथर ने संघर्ष किया तो क्या हुआ, 1989 में राजीव गांधी ने शोषण निवारक अधिनियम लाया कि नहीं लाया? लाया।
उसके बाद चिपको आंदोलन के तहत जब संघर्ष किया गया, चिपको आंदोलन के तहत गौरा देवी और भी लोग 1973 में वहां के लोगों ने संघर्ष किया। क्या हुआ? इंदिरा गांधी लास्ट में ये बोली ना कि 15 वर्षों तक कोई वन कटाई नहीं होगी। तो क्या है? संघर्ष है। अगर संघर्ष नहीं करता तो क्या होता? नहीं होता। यानी संघर्ष, लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जब संघर्ष को सरकार सुनती है तो इसी को कहा जाता है संघर्ष। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संघर्ष, लोकतंत्र क्या हो रहा है? सफल हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल इन तीनों चीजों को पहले लिखवाएंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।